आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जिसमें हम आज उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, सियासत की वो 4 खबरें जो आज लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और जिस पर जनता की नजर है। आज हम उन सभी बड़ी 4 खबरों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर की। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी एकता की मेजबानी होने जा रही है। पटना में आयोजित विपक्ष की अहम बैठक में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है और बैठक का लक्ष्य अगले साल होने वाले आम चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कैसे हराना है, इस पर चर्चा करना है। इस बैठक में विपक्ष के मनोबल को भी बढ़ाने की लगातार कवायद की जा रही है, जिसमें आपस में ही टकरार भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ये बैठक भगवा पार्टी को भी टेंशन दे सकती है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजेंडे को सरल बनाया गया है और पेचीदा मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखा गया है। लिहाजा राज्य की राजनीति और 2023 के सेमीफाइनल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और भाजपा को हराने के लिए एक साथ आने की सख्त जरूरत पर ही फिलहाल ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वह क्षेत्रीय टकराव वाले बिंदुओं को चर्चा से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि रणनीतिकारों को डर है कि अहंकार की लड़ाई पर बातचीत पटरी से उतर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकता महत्वपूर्ण राज्यों में अपने लिए कांग्रेस से अपने हिस्से की मांग करना है। तो देखिए, सियासी महाकुंभ का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल अब पटना से दिल्ली का रास्ता तय होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटना में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा दल हिस्सा लेंगे और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराना कैसे है 2024 में, इस पर रणनीति बनाई जाएगी और इसी पर चर्चा भी होगी। दरअसल पहले भी ये कवायद की जा चुकी है साल 2019 में, लेकिन विपक्षी एकता का ताना बाना चुनाव के करीब होते होते छिटक गया था। यानी कि जब 2019 में विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आए सभी पार्टियां अलग थलग पड़ती हुई नजर आई और सभी पार्टियां एक दूसरे से छिटक गई थी। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए 2019 में भी एक ऐसी ही कवायद की गई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि सभी विपक्षी दल एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया, सभी पार्टियां एक दूसरे से बुरी तरीके से छिटक गई और भारतीय जनता पार्टी भी 2019 को ही मुद्दा बना रही है कि जिस तरीके से 2019 में सारी पार्टियां अलग हुई थी, ठीक वैसे ही इस बार होगा। विपक्षी दलों की या एकता की बात की जाती है, पर यहाँ पर एकता तभी बेहतर हो पाएगी जहाँ पर हम लोग एक साथ होंगे। हमने इससे पहले भी देखा है, तमाम चुनाव की बात करें, चाहे उत्तरी चुनाव की बात करें, चाहे उत्तरी चुनाव की बात करें, यहाँ पर भी हमने देखा है कि जो लोग कहा जा रहा था कि विपक्ष में रहेंगे, साथ जाएंगे, तो वहाँ पर जब हमने देखा उत्तरी चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जब विजय दस उम्मीदवार बनाया गया था, राखी तरफ उम्मीदवार बनाया गया था, तो हमने देखा था कि तमाम लोग थे जो कि विपक्षी एकता में शामिल न होकर सत्ता पक्ष के साथ चले गए थे। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ पर बात तो कर रहे हैं कि अगर हम व्यवस्था के तहत जाते हैं, विपक्षी दल यहाँ पर एकता की बात करती है, तो विपक्षी दल तमाम जो मुद्दे हैं उसको अलग थलग होती रहती है। हमने भी इसके पहले भी देखा, अखिलेश यादव जो कि विपक्षी एकता को लगातार मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कलकत्ता गए थे, वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कही थी उन्होंने, और बैठक के दौरान जब कांग्रेस के लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कांग्रेस जहां पर है वहां पर मजबूत रहे। और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीत कर आती है, तो यहाँ पर विपक्षी दलों के स्वर भी बदल जाते हैं और कहा जाता है कि बिना कांग्रेस गठबंधन संभव नहीं है, और यहाँ पर कांग्रेस को भी विपक्षी दल में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात नुकसान ये है, लेकिन ठीक है कि गौरव, अगर अभी हम आम आपने आदमी जिक्र पार्टी किया कि कांग्रेस को भी इसमें शामिल होने का लगातार जो है न्योता दिया जा रहा है, लगातार कांग्रेस को बुलाया भी जा रहा है। गौरव, तो ये कांग्रेस की ये जो कांग्रेस का टेस्ट है, ये कैसा टेस्ट हो सकता है कांग्रेस का? इसको किस तरीके से विपक्षी एकता में शामिल किए जाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस का भी स्पष्ट नहीं मसला, क्योंकि अभी कांग्रेस यहाँ पर शामिल होगी कि नहीं होगी वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान इस पर फैसला करता है। और जिस तरह हमने देखा है कि पहले जब कांग्रेस यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही थी, तमाम दल कांग्रेस के बिना ही गठबंधन की बात कर रहे थे, और ये तक कहा जा रहा था कि यहाँ पर दो विपक्षी एकता हो सकती है, एक विपक्षी एकता हो सकती है जिसको अखिलेश यादव लीड करते नजर आ रहे थे, एकजुट करते नजर आ रहे थे, तो एक
विपक्षी एकता बन सकती है जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। तो यहाँ पर विपक्षी एकता के दो धड़े की बात चल रही है, और यहाँ पर फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक यहाँ पर की जाने वाली है कल, उसमें लेकर तमाम मुद्दे रहेंगे। और उसमें सबसे अहम कड़ी ये भी हो गई है कि वहां पर आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, और गुजरात में जिस तरह से यहाँ पर 13% वोट और 5 विधायक लेकर आई थी, तो आम आदमी पार्टी को भी लगातार यहाँ पर लोग संजीदगी से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि जो अध्यादेश उनके खिलाफ यहाँ पर आया है, केंद्र सरकार उनके खिलाफ अध्यादेश लेके आई है। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद से फैसला दिया था। उसके बाद जब इस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार लेके आई है, तो उस पर भी समर्थन मिलना जरूरी है। हमने ठीक है, देखिए गौरव, कल का दिन भारतीय राजनीति में एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2024 की जो एक रूपरेखा है या जो रोड मैप है विपक्षी पार्टियों का कहीं ना कहीं वहां से तय होगा। ऐसे में फिलहाल पटना कौन कौन से पार्टी के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, या कल तक कौन कौन सी पार्टियों के अध्यक्ष और पहुंच सकते हैं? गौरव, देखिए यहाँ पर अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर केजरीवाल की मुख्यमंत्री की उम्मीद है। अगर हम बात करें, संजय सिंह भी जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहुंचने की संभावना है। इसका डीएम के स्टालिन भी वहां सकते हैं, केसीआर भी वहां जा सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव भी वहां पहुंच रहे हैं। आरएलडी ने पहले ही पत्र लिख के बोल दिया है जयंत चौधरी ने कि वो अपने पुराने कार्यक्रमों के चलते वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है, टीएमसी से भी कोई ना कोई वहां पर जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर टीएमसी से ममता बनर्जी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो भी वहां शामिल होगी। हालांकि पहले हम की उम्मीद थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उनकी पार्टी है, उसकी उम्मीद तय थी शायद वो भी विपक्षी एकता में शामिल होगी। पर अभी हाल में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तो कहा जा रहा था कि शायद अब वो राजग के साथ जाएंगे। तो ऐसा फैसला भी आ गया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजग के साथ जा सकते हैं। तो तमाम पार्टियां यहाँ पर पहुंचे, हमारी पार्टी भी वहां पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से मुस्कान यहाँ पर तमाम दलों की पहुंचने की संभावना है। और यहाँ पर फैसला क्या निकलेगा, इससे पहले भी तमाम तरह की नीति विपक्षी एकता हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गौरव, तमाम विपक्षी दलों के जो अध्यक्ष है वो फिलहाल पहुंचना शुरू हो चुके हैं या कल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन गौरव, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए कांग्रेस का भी फिलहाल फाइनल नहीं है कि वो पहुंचती भी है, विपक्षी एकता की बैठक में शिरकत करती भी है या नहीं। देखिए इस पर तो फिलहाल संदेह बना है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से रालोद के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखकर कहा कि वो कुछ कार्यक्रमों के चलते नहीं आ पाएंगे, तो एक तरफ अभी कांग्रेस का कंफर्म नहीं है, तो दूसरी तरफ रालोद ने एक ऐसा पत्र भेजा है जिससे कहीं ना कहीं संशय और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो रालोद है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ये लगातार अपना जो मंशा है वो जाहिर कर रही है कि यूपी में भी कांग्रेस और सपा एक साथ फिर से आ जाए। देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर रालोद का जो अपना अहम फैसला है, अब यहाँ पर जयंत चौधरी ने पत्र लिखा है। इससे पहले मुस्कान हमने देखा है उपचुनाव के दौरान भी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, और जो इनके रालोद का सपा गठबंधन उस पर दरार की बात भी कही जा रही थी। हालांकि जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया था कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, पर सूत्र ऐसा बता रहे थे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर देखा भी हाल में 96 का मिर्जापुर में 96 सीट का स्वार की टांडा सीट का चुनाव हुआ। जब चुनाव में वहां पर भी उम्मीद जताई जा रही थी शायद स्वार टांडा की सीट पश्चिम क्षेत्र में आती है, वहां पर जो जयंत चौधरी है वो विचार नहीं जा सकते। पर जयंत चौधरी को यहाँ शायद न्योता नहीं दिया गया, वो विचार के नहीं गया, वो यहाँ पर हमारी पार्टी को सीट आने पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गठबंधन की बात जरूर कही जा रही है, पर अभी सब कुछ अंदर एक है या सब कुछ अंदर ठीक है, ये स्पष्ट नहीं कह सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले भी देखा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पर उत्तर भारत से गुजरी थी, तब बागपत शामली गाजियाबाद से गुजरी थी, तब भी कहा गया था, अखिलेश यादव को न्योता दिया गया था कि आप आइए। अखिलेश यादव ने केवल शुभकामना देकर वहां पर पल्लू झाड़ दिया था। तो यहाँ विपक्षी एकता की बात हो रही है, पर जब विपक्षी एकता आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो सब लोग अलग अलग पड़ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए। तो देखिए, पटना से दिल्ली का रास्ता तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक अब देखने को मिलेगी कल, यानी कि कल सभी पार्टी के जो प्रमुख है वो बैठक करेंगे, 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल फिलहाल बात नहीं करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री पद का चेहरा, क्योंकि 2019 में भी सभी पार्टियां अलग थलग हुई थी एक इसी सवाल की वजह से, एक इसी चेहरे की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता में पावर हर एक को चाहिए होती है, और जब सत्ता के पावर की बात आई कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो सभी पार्टियों के अध्यक्ष अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। तो 2019 में तो ये प्लान फेल हो गया, लेकिन 2024 में इसको परवान चढ़ने के लिए तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इसको लेकर पार्टी देश भर में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के विशेष अभियान मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी करेगी। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 9 सालों की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय के बीच लेकर जाएंगे। इसको लेकर लाभार्थियों का सम्मेलन किया जाएगा, जिसके तहत पार्टी यूपी के कई जगहों पर कार्यक्रम करेगी। इसमें केंद्र सरकार के काम इन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी शुरुआत आज देवबंद से हो भी चुकी है। मुस्लिमों को दोस्त बनाने की कवायद जनता पार्टी, यही वजह है कि मोदी मित्र प्लान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको साथ में लाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, मोदी मित्र बनाने का जिम्मा आखिर पार्टी के किस पदाधिकारी को सौंपा गया है या नेता को सौंपा गया है? नए फैसले की शुरुआत की जा रही है। अगर बात की जाए तो मोदी मित्र के तहत कहीं ना कहीं तमाम पदाधिकारियों को जिला स्तर से जिम्मेदारी दी जाएगी। इसको अगर बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में होगी। प्रदेश अध्यक्ष इसका पूरा कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार करेंगे और देश भर के अलग अलग कोनों में जाकर अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों को निर्देश देंगे और उस आधार पर कहीं ना कहीं जो मोदी मित्र होंगे वो प्रदेश के अपने जिले के अलग अलग कोने में जाकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं बखान करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास अगर देखें तो तमाम ऐसे पैसे रहते हैं। चुनाव से पहले चाहे बात की जाए, महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसके अभियान के समाप्त होने के बाद 30 जून से कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक अभियान चला रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखे तो प्रस्तावकों को कहीं ना कहीं हर एक के प्रदेशों में जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब मोदी मित्र के माध्यम से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। देखिए विभांशु, आज देवबंद से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आगामी आने वाले दिनों में और कौन कौन से जगहों पर ये कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? और विभांशु, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर देवबंद से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर बात करें तो देश के अंदर में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कैराना देवबंद कहीं ना कहीं केंद्र बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ते हुए आई है। चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे बात की जाए 2019 का लोकसभा चुनाव है। साफ तौर से अगर देखें तो यूपी का ताज कहे जाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को एक मिथ बन चुका है कि अपने कार्यक्रमों का अगर शुरुआत वहां से करती है तो निश्चित तौर से उसे ऐतिहासिक जीत हासिल होती है। उसी पैतृक पर अब एक बार फिर बीजेपी काम करते हुए आई है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयासरत है, कई सम्मेलन कर चुकी है और खासकर जहां मिश्रित आबादी है उन सब जगहों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय का भी विश्वास बीजेपी की तरफ बन पाए। बिल्कुल, देखिए विभांशु, सही कहा आपने कि देखिए 2024 से पहले तमाम जो वर्ग है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी सबको अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रही है। लेकिन देखिए विभांशु, यूसीसी को लेकर के तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो सम्मेलन है ये आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो 30 जून के बाद बीजेपी की तरफ से एक अभियान चलाया जाएगा देश भर के अंदर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद तमाम पदाधिकारी अलग अलग कोनों में जाकर और यूसीसी के फायदे बताएंगे। और अगर देखा जाए तो ये 2019 चुनाव में आपने देखा था कि सीए एनआरसी कानून आया जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनाव में लाभ देकर गया और एक बार फिर उसी पैसों पर बीजेपी यूसीसी कानून लाकर और 2024 को चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए लगी हुई है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से इसमें यूसीसी कानून का विरोध करते हुए कहा गया है कि अगर कानून अभी पेश नहीं हुआ है तो किस बात का अभियान चला रही है बीजेपी, और जब सर्वसम्मति हो, इस पे चर्चा हो, साथ ही उनका कहना है कि भारत एक सेकुलर देश है
तो सेकुलर देश के अंदर में एक कानून बनाना कहीं ना कहीं एकाधिकार होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के इस अभियान से कितना लाभ होता है, और 30 जून के बाद 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डोर टू डोर जाकर और यूसीसी के समय पक्ष में कहीं ना कहीं पर्चा बांटते हुए, फायदा बताते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है विभांशु, मोदी मित्र कार्यक्रम की शुरुआत तो आज से भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास देखने को मिला? आखिर मुस्लिम समाज का कौन सा वर्ग मोदी का सबसे करीबी मित्र होगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर देखा जाए तो पासमानदा समाज को अपने तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। अगर बात की जाए तो सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद की तरफ से कई ऐसे पहल प्रदेश में किए गए हैं, कई ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं जिससे खास तौर पर पसमानदा मुस्लिम को अपने तरफ किया जा सके। और अगर बात की जाए तो इस बार अगर देखें तो 2019 के, माफ करिएगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी भी सीटें थी जहां कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट की संख्या ज्यादा थी, मगर वहां से बीजेपी की सीटें निकली, जिससे साफ है कि मुस्लिम समाज का भी अब विश्वास कहीं ना कहीं बीजेपी पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नतीजा 2022 में देखने को मिला, क्या ये 24 में भी काम करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। मगर यूसीसी कानून को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर काफी इसको लेकर विरोध भी है। जी बिल्कुल विभांशु, देखिए विभांशु, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि वो MY फैक्टर वाली पार्टी है। ऐसे में जिस तरीके से भाजपा लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो पसमानदा सम्मेलन हो, उसका जिक्र आपने किया, और चाहे मोदी मित्र, ये एक नया प्लान है, इससे समाजवादी पार्टी की टेंशन कितनी बड़ी है? जी बिल्कुल, अगर आपकी बात करें तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी MY फैक्टर से अलग हटकर अब पीडीए के तहत चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से बीते दिन एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के विरोध में पीडीए तैयार है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एक करके और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब निश्चित तौर से देखने वाली बात होगी मुस्कान कि इस फार्मूले पर अखिलेश यादव कितने कामयाब होते हैं, वो तो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है, खासकर ओबीसी, उन पर तेड़मारी कर रही है, और इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी प्रदेश भर के अंदर में तमाम अभियान चला रही है। और कई बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब समाज के हर एक वर्ग और हर एक तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश के साथ ही जद्दोजहद भी करती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं यूपी में समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी, जिसको लेकर प्रमुख जिम्मेदारी सोशल मीडिया विभाग को दी गई है। जून, जुलाई और अगस्त में भाजपा वर्चुअल दुनिया में कॉमन सिविल कोड का प्रचार करती हुई दिखाई देगी, जिसके जरिए जनता के बीच में माहौल बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि मानसून या शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को सरकार पेश भी कर सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दरअसल लगातार यूसीसी के खिलाफ भाजपा को विरोध झेलना पड़ रहा है सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का, और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु लगातार यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इसके क्या कुछ फायदे हैं, इसको गिनाने जनता के बीच पहुंचेगी और तकरीबन 1 महीने तक इसका फायदा बताते हुए एक अभियान भी चलाया जाएगा। तो देखिए यूसीसी से भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में कई सालों से शामिल है। तमाम बड़े फैसले जैसे कि राम मंदिर को बनवाना, सीएए एनआरसी की व्यवस्था को लागू करवाना, धारा 370 कश्मीर से हटवाना, ये तो तमाम बड़े वादे थे घोषणा पत्र के, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर चुकी है। लेकिन एक बड़ा दावा और एक बड़ा वादा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का कई सालों से हिस्सा रहा है, फिलहाल वो पूरा नहीं हो पाया है। वो ये है कि पूरे देश में यूसीसी को लागू करना, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। यूसीसी दरअसल एक देश और एक कानून, यानी कि अगर
अगर कोई भी भारत में रह रहा है तो अब उसे एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा, ना ही कोई हिंदू लॉ और ना ही कोई मुस्लिम लॉ होगा जो अलग अलग फैसले लेगा, क्योंकि अब सिर्फ अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो देश भर में सिर्फ एक न्यायालय ही ऐसी स्थान होगा जहां पर सभी चीजों का फैसला लिया जाएगा, चाहे तो फिर वो वैवाहिक चीजें हो, तलाक जैसी चीजें हो, इन सभी मुद्दों पर सिर्फ न्यायालय ही फिर फैसला ले सकती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को देश में लागू करना चाह रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक अभियान की भी शुरुआत करेगी। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी सहारा लिया जाएगा ताकि लोगों को यूसीसी के फायदे बताए जा सके। सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, यूसीसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु लगातार यूसीसी के विरोध में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत कब से होगी और किस तरीके से लोगों को इसके फायदों के बारे में बताया जाएगा? गौरव देखिए मुस्कान, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर सरगर्मी चल रही है, वहीं पर अगर यूसीसी की बात करें, इसको लेकर लगातार गठजोड़ का माहौल बना हुआ है। क्योंकि इसके पहले भी मैं देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है इसकी पर मुकर चुके हैं कि हम लोग कदेर को मानने वाले हैं और मुसलमान कानून को नहीं मानेंगे, वही कानून मुस्लिम विरोधी है और आप लोग को नहीं स्वीकार करेंगे। तो वही जमीर उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर मदनी भी बात को लेकर बोल चुके हैं कि अगर ये कानून आता है तो इसको लेकर हम कानून के दायरे में इसका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि इसका विरोध करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार गठजोड़ बना हुआ है और जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी को सब कहना है कि बीजेपी अगर इसको लागू करना चाहती है तो इसका ड्राफ्ट लेके आए और ड्राफ्ट को लोगों से डिस्कस करें और बेहतर होगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर एक अलग तरह की ध्रुवीकरण काम कर रही है, लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी यहाँ पर अभियान चलाने जाएगी, 30 जून का अभियान चलाया जाएगा कॉमन सिविल कोड पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति को करने के लिए यहाँ पर इस तरह की बातों को अंजाम दे रही है। तो निश्चित रूप से मुस्कान, यहाँ पे विपक्ष की अपनी एक सोच है, अपना विचार है, पर यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अगर बात करें एजेंडा की बात करें तो 2019 में एजेंडा बना के आई थी। अगर हम बात करें 370 अनुच्छेद की उन्होंने बात कही थी, राम मंदिर निर्माण की उन्होंने बात कही थी और यूसीसी की उन्होंने बात कही थी। तो उसमें 2 एजेंडे लगभग पूरे होने वाले हैं और पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 370 अनुच्छेद कश्मीर से हट चुका है और राम मंदिर निर्माण चरम पर है और निश्चित रूप से जनवरी में लोग श्रद्धालु जो लोग हैं वो राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। देखिए गौरव, जाहिर सी बात है 1998 का वो समय रहा था जब से भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तमाम तरीके के जो मसले हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने हल किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो 3 तलाक जैसे मुद्दे हो और चाहे वो अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाने जैसा मुद्दा हो। ऐसे में क्या यूसीसी को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी 2024 के चुनाव से पहले? देखिए यहाँ पर सफलता हासिल होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, पर मुस्कान यहाँ पर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, उसको लेने के आने का पूरा प्रयास करेगी। हमने देखा है कि अनुच्छेद 370 को लेकर लगातार विरोध का माहौल था, तो बीजेपी ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से छुटपुट घटनाओं के बाद इस अनुच्छेद को हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी व्यवस्था के तहत यहाँ पर भी इसको लागू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का अभियान चलाने का मुख्य मकसद अगर देखा जाए तो मकसद ये है कि महिलाओं को। देखिए गौरव, हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। भारत एक ऐसा देश है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात भी की जाती है, तस्वीरें भी सामने आती हैं। ऐसे में एक देश और एक कानून को लेकर आखिर विरोध क्यों? देखिए गंगा जमुनी तहजीब की बात यहाँ पर होती है, कानून विरोध की यहाँ पर बात होती है, क्योंकि आप बता दें कि मुस्लिम वर्ग जो है वो शरीयत हिसाब से चलता है और शरीयत में जो कहा गया है उसके आपसे मुस्लिम वर्ग के लोग चलना चाहते हैं। और यहाँ पर जो कानून की विविधता है, तो कानून की व्यवस्था बहुविवाह की बात करें या फिर गोद लेने की बात करें या फिर संपत्ति अधिकार की बात करें और तलाक की बात करें, इन्हीं चीजों पे कानून लागू होता। 3 तलाक बीजेपी पहले ही इस बिल को ला चुकी है और 3 तलाक कानून लागू हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो विवाह वाली बात है, जिस तरह से मुस्लिम धर्म में शरीयत के अनुसार आप 4 बीवी तक रख सकते हैं, 4 बीवी की शादी, 4 शादियां कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर समान न्याय व्यवस्था लागू होगी तो यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की तमाम जो ये व्यवस्था है शरीयत के हिसाब से, बहुविवाह की व्यवस्था बात करें या फिर तलाक की व्यवस्था की बात करें या संपत्ति अधिकार की बात करें या गोद लेने की बात करें, तो यहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है। इसी चलते वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि मुस्लिम वर्ग को लेकर तमाम जो दल है वो राजनीतिक करते का अगर बात करें, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने गौरव। देखिए यूसीसी के मुद्दे को भी कहीं ना कहीं अब राजनीति से जोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है ताकि 2024 का जो फायदा है वो विपक्षी दलों को मिले। धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो नीतीश कुमार ने 23 जून यानी कि शुक्रवार को पटना में विपक्षी दल की बैठक बुलाई है और बैठक से एक दिन पहले ही विपक्षी एकता में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बात भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम तक दे दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो पार्टी विपक्षी बैठक का बॉयकॉट करेगी और सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो पार्टी विपक्षी दल की बैठक को बॉयकॉट कर देगी, यानी कि विपक्षी दलों की जो एकता की बात की जाती है उससे जो अरविंद केजरीवाल है वो दूर रहेंगे। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में अरविंद सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला किया था। इसमें निर्वाचित सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के आने के बाद से केजरीवाल देश भर में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हुए उनका समर्थन मांगते हुए भी नजर आए थे। इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए 6 महीने में संसद से पास कराना जरूरी है। केंद्र सरकार बहुमत होने के चलते लोकसभा में इसे आसानी से पास करा लेगी, लेकिन केजरीवाल को उम्मीद है कि अगर राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती है तो नंबर गेम में बीजेपी को मात दी जा सकती है। यही वजह है कि जब विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक कल देखने को मिलेगी, यानी कि 23 को देखने को मिलेगी, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है उनको तो वो इस विपक्षी दलों की जो बैठक है उससे बॉयकॉट करेंगे। सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मुद्दा बना रहे थे कि विपक्षी दल जिस एकता की बात कर रहे हैं वो एकता दरअसल कहीं है ही नहीं। अंदर खाने कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के बीच फूट चल रही है और उसका एक नमूना विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले ये देखने को मिल गया है। जी मुस्कान, आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है 23 जून को बिहार में बहुत बड़ी बैठकें करने जा रही थी और तमाम जो विपक्ष पार्टी शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी खबर आ रही है इसमें कि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बैठक में हमारे अध्यादेश को लेकर चर्चा नहीं हुई तो हम इस बैठक से बाइकआउट कर देंगे। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कांग्रेस का हर समय हमने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस जो है अध्यादेश के समर्थन देने से कतरा रही है। वही अध्यादेश से लगातार कह रही है कांग्रेस की अगर संसद के सत्र में ये मुद्दा उठाया जाए तब हम इसे बात करेंगे, लेकिन अभी जो बैठकें हो रही है उसमें सिर्फ लोकसभा के मुद्दे पे चर्चा होगा। वो साफ तौर पे ये अल्टीमेट भी कर दी है। वही जो केंद्र जो आम आदमी पार्टी है वो भी लगातार कह रही है कि हम इससे अगर नहीं होगा तो बैठक में हम शामिल नहीं होंगे। और इसके लेकर अब जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो गई है और उनका ये कहना है कि जो बैठक है इसमें हमारे जो अध्यादेश है उसके लेकर चर्चा की जाए। अगर चर्चा नहीं होगी तो हम इस बैठक में बाइकआउट कर देंगे। वही दूसरी तरफ जो है इसमें जो सभी पार्टियां जो विपक्ष है इसमें ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और तमाम इसमें जो विपक्ष है वो बैठने जा रही है। वही आपको दूसरी तरफ बता दें कि बसपा के जो सुप्रीमो मायावती हैं वो इस बैठक से अपने आप को किनारा कर ली है। बिल्कुल सही। देखिए सुहानी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले एक अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को, देखिए तमाम प्रदेशों में अरविंद केजरीवाल सीएम से लगातार समर्थन मांगते हुए दिखाई दिए, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे वो तमाम प्रदेशों की बात हो। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन मिलना आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी बता दें आपको मुस्कान की आपने देखा किस तरह से जब अध्यादेश जब केंद्र सरकार लाई तो लगातार जो सरकार है वो शरद पवार से लेके तमाम जो मुख्यमंत्री है उनसे अध्यादेश के लिए समर्थन मांगे और तमाम जो मुख्यमंत्री थे उन्हें समर्थन भी दिए। लेकिन जो कांग्रेस है वो शुरू से ही इस आदेश से अपने आप को किनारा कर लिया और लगातार वो जो है इससे बाइकआउट कर रही है। लेकिन अगर आपको बता दें कि जो केजरीवाल सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने हमेशा जो है जो कांग्रेस का साथ दिया है और इसमें इस समर्थन में अगर हमारा साथ नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का बहुमत है वो अपने संसद में इस अध्यादेश को पास करा सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर वो तमाम जो है जो विपक्ष पार्टी है उससे वो लगातार बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर समर्थन हमें नहीं देती है
कांग्रेस तो 33 राज्यों में उपराज्यपाल और राज्यपाल से बीजेपी जो है अपनी सरकार चलाएगी, और इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो हमें अध्यादेश में समर्थन दें, और लोकसभा चुनाव से पहले हमें इस संसद में, इस लोकसभा में से पास नहीं कराना होगा और इस पे बात करना होगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सुहानी, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक पार्टी के लिए और जनता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कल विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक होगी उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी और एक 2024 से पहले एक बड़ी तस्वीर जनता के सामने खुलकर आएगी। इसके बाद जनता फैसला लेगी कि आखिर 2024 में उन्हें क्या करना है। ठीक है सुहानी, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।